टर्की की लड़कियां और उनका लाजवाब हुस्न, और तो और उनके कपड़े, उनका स्टाइल बंदा देखने पर मजबूर हो जाता है। अयाशी इस हद तक होती है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। डांस पार्टीज, क्लब्स, नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ है टर्की में। यूरोप और एशिया के बीच बसा एक अमेजिंग कंट्री दोस्तों। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट यूरोप में करते हो और कुछ ही देर बाद आप एशिया में खड़े होते हो। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये है टर्की। और यकीन मानो, टर्की सिर्फ यूरोप और एशिया के बीच बसा हुआ एक कंट्री नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल की हिस्ट्री, ब्यूटीफुल नेचर, अमेजिंग फूड और मॉडर्न लाइफस्टाइल सब कुछ एक साथ मिलता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर टर्की में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ अट्रैक्ट करता है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? टर्की का लाइफस्टाइल कैसा है? और क्या टर्की वाकई इतना ब्यूटीफुल है जितना सोशल मीडिया पर नजर आता है? चलिए आज हम खुद डिस्कवर करते हैं। वेलकम टू टर्की, एक ऐसा कंट्री जहां हर स्ट्रीट के पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है, जहां एंशिएंट मॉस्क्स के बिल्कुल पास मॉडर्न बिल्डिंग्स नजर आती हैं, जहां ट्रेडिशनल मार्केट्स कलर्स से भरे हुए हैं और जहां समंदर में चलती बोट्स की आवाज के साथ एक मॉडर्न सिटी की हसल भी सुनाई देती है। और हमारा सफर शुरू होता है टर्की के सबसे फेमस सिटी से, इस्तांबुल। अब जरा ये बात सुनो, इस्तांबुल दुनिया के सबसे यूनिक सिटीज में से एक है। क्यों? क्योंकि ये सिटी दो कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है। सिटी के बीच से गुजरता है फेमस बॉस्फोरस स्ट्रेट, एक साइड यूरोप और दूसरी साइड एशिया। अब जरा इमेजिन करो, आप एक बोट में बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है, आसपास ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं और आप लिटरली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो। भाई इससे ज्यादा सिनेमैटिक सीन और क्या होगा? और दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे थे कि इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन टर्की की एक्चुअल कैपिटल है अंकारा। इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, लेकिन टूरिज्म और हिस्ट्री के मामले में इस्तांबुल टर्की का सबसे फेमस सिटी है। लेकिन दोस्तों, इस्तांबुल सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज और बोट्स का नाम नहीं। इस सिटी ने सदियों की हिस्ट्री अपनी आंखों के सामने गुजारती देखी है। बादशाह, एम्पायर्स, वॉर्स, ट्रेड और डिफरेंट कल्चर्स, सब ने इस्तांबुल पर अपनी एक छाप छोड़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज भी आप इस हिस्ट्री को इस्तांबुल की स्ट्रीट्स में फील कर सकते हो। एंशिएंट बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल मस्जिद, ट्रेडिशनल बाजारों और ऐसी स्ट्रीट्स जहां चलकर आपको फील होता है जैसे आप पास्ट में एंटर कर गए हो। लेकिन ये तो सिर्फ बिगनिंग है, क्योंकि पार्ट 2 में हम एंटर करेंगे इस्तांबुल की एक ऐसी हिस्टोरिकल लोकेशन में जिसकी कहानी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुरानी है। और उसके बाद हम जाएंगे टर्की के फेमस ट्रेडिशनल मार्केट में, जहां शॉपकीपर आपको देखते ही बोलेगा, माय फ्रेंड, स्पेशल प्राइस फॉर यू। तो रेडी रहना, क्योंकि टर्की का असली सफर अब शुरू हुआ है। लेकिन अब जो जगह हम देखने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये टर्की की हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसने सदियों का वक्त अपनी आंखों के सामने गुजारते देखा है। और नाम है हाया सोफिया। सोचो, आप इस्तांबुल की बिजी स्ट्रीट से गुजारते हुए एक ह्यूज हिस्टोरिकल बिल्डिंग के सामने खड़े हो। आसमान की तरफ उठता हुआ इसका मैसिव डोम, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और अंदर एंटर करते ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां आपको हिस्ट्री लिटरली फील होती है। हाया सोफिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिफरेंट रिलीजियस रोल्स के लिए यूज होती रही है। और इसी वजह से इस बिल्डिंग के अंदर आपको डिफरेंट सिविलाइजेशंस और इराज के ट्रेस नजर आते हैं। यानी एक ही बिल्डिंग और हिस्ट्री के इतने सारे चैप्टर्स। और हाया सोफिया के बिल्कुल करीब है ब्लू मस्जिद। जब आप इसके ब्यूटीफुल डोम्स और मिनारेट्स को देखते हो, तो ऑनेस्टली कैमरा निकालना ऑटोमेटिकली बनता है। स्पेशली जब सनलाइट बिल्डिंग्स पर पड़ती है, तो पूरा एरिया एक सिनेमैटिक मूवी सीन जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, इस्तांबुल का एक्सपीरियंस सिर्फ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने तक लिमिटेड नहीं है। अब हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री के साथ शॉपिंग भी मिलेगी और यहां बार्गेन करना ऑलमोस्ट एक स्पोर्ट है। ग्रैंड बाजार। वेलकम टू ग्रैंड बाजार। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मार्केट नहीं है। यहाँ एंटर करते ही आपको हर तरफ कलर्स, लाइट्स, परफ्यूम्स, स्पाइसेस, ज्वेलरी, कार्पेट्स और ट्रेडिशनल टर्किश प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। हर गली में एक नई शॉप और हर शॉप में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। आप एक शॉप से निकलते हो, दूसरी शॉप आपको बुला रही होती है और तीसरी शॉप वाला कह रहा होता है, माय फ्रेंड, कम इनसाइड। और अगर आपने किसी चीज का प्राइस पूछा और सेलर ने कहा वेरी चीप, तो भाई पहले प्राइस कंपेयर कर लेना, क्योंकि टर्की के ट्रेडिशनल मार्केट्स में बार्गेनिंग का कल्चर भी काफी कॉमन है। आप थोड़ा नेगोशिएट करो, सेलर थोड़ा कम करेगा, आप फिर कम बोलो और फिर दोनों ऐसे एक्ट करेंगे जैसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील हो रहा हो। लेकिन ग्रैंड बाजार की असली ब्यूटी सिर्फ शॉपिंग नहीं है। ये मार्केट इस्तांबुल की पुरानी ट्रेडिंग कल्चर की एक ग्लिम्स देता है। यहाँ वॉक करते हुए आपको फील होता है कि आप किसी मॉडर्न शॉपिंग मॉल में नहीं, बल्कि हिस्ट्री के अंदर वॉक कर रहे हो। पुरानी आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल शॉप्स, लोकल प्रोडक्ट्स और हर कॉर्नर पर एक नई स्टोरी।
मार्केट्स देखने के बाद अब वक्त है तुर्की के एक बिल्कुल डिफरेंट साइड को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अगले पार्ट में हम सिटी से बाहर निकलेंगे और जाएंगे एक ऐसी जगह जहां जमीन का शेप देखकर आपको लगेगा भाई ये अर्थ है या कोई दूसरा प्लेनेट। और सुबह के वक्त आसमान में हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल बलून्स नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस्तांबुल की बिजी स्ट्रीट्स को थोड़ी देर के लिए बाय बाय करते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं टर्की की एक ऐसी जगह जहां सुबह आंख खुलते ही आपको आसमान में डजन्स ऑफ कलरफुल हॉट एयर बलून्स नजर आते हैं, और नीचे ऐसी माउंटेन्स और रॉक फॉर्मेशंस कि पहली नजर में आपको लगेगा भाई मैं टर्की में हूं या किसी दूसरे प्लेनेट पे। वेलकम टू कैपाडोकिया। कैपाडोकिया टर्की के सेंट्रल रीजन में लोकेटेड है। यहाँ की लैंडस्केप नॉर्मल माउंटेन्स जैसी बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको स्ट्रेंज शेप्स वाली रॉक्स, वैलीज और नेचुरल फॉर्मेशंस नजर आती हैं। कुछ रॉक्स तो दूर से बिल्कुल जायंट टावर्स जैसी लगती हैं, और इसी यूनिक लैंडस्केप की वजह से कैपाडोकिया दुनिया भर में फेमस है। लेकिन दोस्तों, इस जगह की सबसे अमेजिंग चीज सिर्फ जमीन नहीं, आसमान है। हॉट एयर बलून एक्सपीरियंस। इमेजिन करो, सुबह का टाइम है, सूरज अभी जस्ट राइज कर रहा है, हवा बिल्कुल काम है, और अचानक एक बलून, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में पूरा आसमान कलरफुल बलून से भर जाता है। नीचे गोल्डन कलर्ड वैलीज, ऊपर ब्राइट स्काई, और बीच में हंड्रेड्स ऑफ बलून्स। भाई ये सीन देखकर तो इंस्टाग्राम भी खुद रील बनाना शुरू कर दे। लेकिन कैपाडोसिया सिर्फ फोटोज लेने की जगह नहीं, इस रीजन की हिस्ट्री भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। यहाँ लोगों ने सेंचुरीज पहले रॉक्स को कट करके होम्स, चर्चेस और अंडरग्राउंड स्पेसेस तक क्रिएट किए। सोचो, आज हम कंक्रीट और स्टील से बिल्डिंग्स बनाते हैं, और सेंचुरीज पहले लोगों ने रॉक्स के अंदर अपनी दुनिया बसा ली थी। कैपाडोकिया में कुछ अंडरग्राउंड सिटीज मल्टीपल लेवल्स तक नीचे जाती हैं। इमेजिन करो, आप जमीन के नीचे एंटर करते हो, एक टनल, फिर दूसरा रूम, फिर एक और पैसेज, और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि नीचे एक पूरी हिडन वर्ल्ड बनी हुई है। और यही कैपाडोकिया का मैजिक है। ऊपर ब्यूटीफुल वैलीज और बलून्स, नीचे एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटीज, और आसपास रॉक फॉर्मेशंस जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के नेचुरल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। मतलब एक ही डेस्टिनेशन में एडवेंचर भी, हिस्ट्री भी और नेचर भी। और अगर आप बलून राइड का प्लान बना रहे हो तो एक बात याद रखना, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सनराइज के वक्त कैपाडोकिया का असली मैजिक स्टार्ट होता है। अगर आप लेट उठाएं तो बलून आसमान में होंगे और आप होटल के बेड पर। कैपाडोकिया हमें एक सिंपल सी बात सिखाती है, नेचर को अगर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का टाइम दे दिया जाए तो वो ऐसी आर्टवर्क क्रिएट कर सकती है जिसे देखकर इंसान बस खामोश हो जाता है। लेकिन टर्की की ब्यूटी सिर्फ कैपाडोसिया तक लिमिटेड नहीं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां माउंटेन स्नो से नहीं, व्हाइट मिनरल टेरेस से कवर्ड नजर आते हैं, और वहां का पानी भी ऑर्डिनरी नहीं है। कैपाडोसिया के कलरफुल बलून्स के बाद अब हम आ गए हैं टर्की की एक और अनबिलीवेबल जगह पर। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा माउंटेन स्नो से कवर है, लेकिन रुको, ये स्नो नहीं है, ये है पमुक्काले। और ट्रस्ट मी, इस जगह को देखकर आपका पहला रिएक्शन होगा, ये नेचुरल है या किसी ने बनाकर रखा है। पमुक्काले टर्की के साउथ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। यहाँ माउंटेन्स पर व्हाइट कलर टेरेसेस बनी हुई हैं, और इन टेरेसेस के अंदर नेचुरल थर्मल वाटर फ्लो करता है। ये व्हाइट अपीयरेंस मिनरल्स के डिपॉजिट्स की वजह से बनती है। सनलाइट जब इन व्हाइट टेरेसेस पर पड़ती है तो पूरा लैंडस्केप ऑलमोस्ट ग्लोइंग नजर आता है। इमेजिन करो, आप एक व्हाइट माउंटेन के सामने खड़े हो, नीचे ब्लू कलर्ड वाटर, ऊपर क्लियर स्काई, और आसपास इतनी पीसफुल एटमॉस्फेयर कि कुछ सेकंड्स के लिए आप कैमरा भी साइड पर रख दो। लेकिन दोस्तों, पमुक्काले सिर्फ नेचर का वंडर नहीं है, इसके बिल्कुल पास एक एंशिएंट सिटी के रूइंस भी मौजूद हैं, हायरापोलिस। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले लोग इस एरिया को थर्मल वाटर्स की वजह से विजिट करते थे। यानी जिस जगह को हम आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं, लोग एंशिएंट टाइम्स में भी यहाँ आते थे। सोचो जरा, आज टूरिस्ट कैमरों लेकर आ रहे हैं, और सेंचुरीज पहले लोग इसी जगह के नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स को एक्सपीरियंस करने आते थे। हिस्ट्री लिटरली रिपीट हो रहे। और पमुक्के का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ नेचर और हिस्ट्री एक ही लोकेशन पर मिलती हैं। एक तरफ व्हाइट मिनरल टेरेसेस, दूसरी तरफ एंशिएंट रूइंस, एंड बीच में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी कहानियां। भाई टर्की में हर जगह जाओ, कोई ना कोई हिस्ट्री सामने आ ही जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्यूटीफुल प्लेसेस सिर्फ फेमस होने की वजह से स्पेशल होती हैं, लेकिन पमुक्के प्रूव करता है कि नेचर खुद एक आर्टिस्ट है। कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई डिजाइनर नहीं, बस नेचर और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का टाइम। और रिजल्ट, एक ऐसी जगह जो दुनिया के किसी नॉर्मल माउंटेन जैसी बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन अब टर्की का एक और चैप्टर बाकी है। अब तक हमने इस्तांबुल की हिस्ट्री देखी, कैपाडोसिया के बलून देखे, और पमुक्के की नेचुरल ब्यूटी देखी। लेकिन टर्की को समझने के लिए हमें इसकी सबसे पावरफुल हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। एक ऐसा एम्पायर जिसका इन्फ्लुएंस यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। एक ऐसा एम्पायर
जिसका नाम आज भी टर्की की स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स में नजर आता है, ऑटोमन एम्पायर। और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे टर्की का पास्ट इतना पावरफुल कैसे बना और ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया पर क्या इंपैक्ट डाला। मैं बात कर रहा हूं ऑटोमन एम्पायर की, एक ऐसी एम्पायर जो सेंचुरीज तक पावरफुल रही और जिसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि आज भी टर्की के आर्किटेक्चर, कल्चर और ट्रेडिशंस में इसका इंपैक्ट नजर आता है। ऑटोमन एम्पायर का राइज अनातोलिया के रीजन में हुआ। धीरे धीरे ये एक छोटी सी स्टेट से एक्सपैंड होती हुई एक मैसिव एम्पायर बन गई। और फिर आया एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट, 1453। ऑटोमन सुल्तान मेहमेद दूसरे ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कन्वर्ट किया और ये इवेंट हिस्ट्री के सबसे फेमस टर्निंग पॉइंट्स में से एक बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में ऑटोमन एम्पायर का मेजर सेंटर बना और आज इसी सिटी को हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों, जिस इस्तांबुल की स्ट्रीट्स हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन स्ट्रीट्स के पीछे सेंचुरीज पुरानी एम्पायर की कहानी छुपी हुई है। ऑटोमन एम्पायर सिर्फ बैटल्स और किंग्स की स्टोरी नहीं थी। इस एम्पायर ने आर्किटेक्चर, आर्ट, ट्रेड और कल्चर पर भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला। आप इस्तांबुल में ब्यूटीफुल मॉस्क्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखो तो उनमें ऑटोमन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस क्लियरली नजर आता है। ह्यूज डोम्स, टॉल मिनारेट्स, डिटेल्ड डिजाइन्स और अंदर की ब्यूटीफुल डेकोरेशन, हर बिल्डिंग आपको कुछ न कुछ हिस्ट्री बताती है। और दोस्तों, आज हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने के लिए टिकट लेते हैं, लेकिन उस जमाने में भाई हिस्ट्री देखने के लिए लोगों के पास गूगल मैप्स भी नहीं था। सोचो, एक सोल्जर को किसी सिटी का लोकेशन बताना हो, बॉस लेफ्ट जाओ, फिर राइट, फिर बड़ा सा गेट आएगा। लेकिन जोक्स असाइड, उस जमाने की प्लानिंग और आर्किटेक्चर वाकई इनक्रेडिबल थी। फिर सेंचुरीज के बाद टर्की हिस्ट्री के एक नए फेज में एंटर हुआ। मॉडर्न टर्की की फाउंडेशन में एक इंपॉर्टेंट नाम है मुस्तफा केमाल अतातुर्क। उन्होंने टर्किश रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट में सेंट्रल रोल प्ले किया। 1930 में रिपब्लिक ऑफ टर्की एस्टैब्लिश हुई। इसके बाद टर्की ने मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स का एक मेजर फेज देखा और धीरे धीरे एक मॉडर्न रिपब्लिक के तौर पर टर्की की आइडेंटिटी डेवलप हुई। और शायद इसी वजह से टर्की इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक एरा नहीं मिलता, आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी मिलती है, ऑटोमन हेरिटेज भी और मॉडर्न टर्की भी। एक ही कंट्री, लेकिन हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स देखते देखते एक चीज तो हम भूल ही गए, टर्की का फूड। और अगर आप टर्की आए तो फूड को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कबाब, डोनेर, टर्किश ब्रेकफास्ट और वो फेमस टर्किश टी, जिसका नाम सुनते ही मुझे भूख लग गई। तो नेक्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के बुक्स बंद करते हैं और टर्किश की स्ट्रीट्स में निकलते हैं, जहां हमारा सामना होगा टर्किश फूड के साथ। टर्की के फूड, कबाब से टर्किश टी तक। दोस्तों, हिस्ट्री, माउंटेन्स और बलून्स सब देख लिए, लेकिन अब वक्त है टर्की के उस पार्ट का जिसके बिना टर्की का सफर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। जी हाँ, टर्किश फूड। और एक वार्निंग, अगर आप भूखे हो तो ये पार्ट आपके लिए डेंजरस हो सकता है। टर्की की स्ट्रीट्स में वॉक करते हुए सबसे पहले जो चीज आप नोटिस करोगे वो है फूड की अमेजिंग स्मेल। ग्रिल्स पर सिजलिंग मीट, फ्रेश ब्रेड, स्पाइसेस की खुशबू और रेस्टोरेंट्स के बाहर बिजी स्ट्रीट्स। यह फूड सिर्फ खाने की चीज नहीं, कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोनेर एंड कबाब, और सबसे फेमस नाम डोनेर। मीट को स्लोली रोटेट होती हुई वर्टिकल ग्रिल पर कुक किया जाता है, फिर उसे थिन स्लाइसेस में कट करके ब्रेड या रैप के साथ सर्व किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया भर में मिलने वाला डोनेर ही टर्की का फुल एक्सपीरियंस है, तो टर्की जाकर आपको पता चलेगा गेम कुछ और ही है। टर्किश कबाब। फिर आता है कबाब। टर्की में कबाब की बहुत सी वैरायटीज मिलती हैं। डिफरेंट रीजन्स में प्रिपरेशन और टेस्ट भी डिफरेंट हो सकता है, कुछ स्पाइसी, कुछ स्मोकी और कुछ इतने जूसी कि पहला बाइट लेते ही आप बोलेंगे, बस भाई एक और ऑर्डर कर दो। लेकिन अब टर्की का एक ऐसा साइट देखते हैं जहां हिस्ट्री की जगह ब्लू वाटर, बीचेस और प्योर वेकेशन वाइब्स हैं। अंतालिया अपने ब्यूटीफुल बीचेस, रिजॉर्ट्स और मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन के लिए फेमस है। यहाँ टूरिस्ट रिलैक्स करने के लिए आते हैं, स्विमिंग, बोट ट्रिप्स, वाटर एक्टिविटीज और सिंपली बीच के पास सनसेट एंजॉय करना। और अगर आपको बिजी सिटी लाइफ से ब्रेक चाहिए तो अंतालिया का एटमॉस्फेयर काफी रिलैक्सिंग फील हो सकता है। लेकिन अंतालिया की ब्यूटी सिर्फ बीचेस तक लिमिटेड नहीं, इसके अराउंड आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं, वाटरफॉल्स, एंशिएंट रुइंस और हिस्टोरिकल टाउन्स। यानी सुबह बीच, दोपहर हिस्ट्री और शाम को सनसेट। एक ट्रिप में फुल पैकेज। टर्की की कोस्टल लाइफस्टाइल, कोस्टल एरियाज में लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट फील होता है। लोग आउटडोर कैफेज में बैठते हैं, फ्रेश सी फूड एंजॉय करते हैं, बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं और इवनिंग्स को स्ट्रीट्स और वाटरफ्रंट एरियाज में वॉक करते हैं। और सनसेट के वक्त जब आसमान ऑरेंज और गोल्डन कलर्स में चेंज होता है
ऑनेस्टली कैमरा बंद करना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, बीच पर जाकर एक चीज तो कंफर्म है, आप बोलेंगे बस 10 मिनट रिलैक्स करूंगा और फिर 2 घंटे बाद भी वही बैठे होंगे। ट्रैवल का असली रिलैक्सेशन शायद इसी को कहते हैं। और अब हम टर्की के फेमस टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा साइड पर आते हैं और देखते हैं एक नॉर्मल टर्किश डे कैसा होता है। अच्छा हाँ, तुम लोगों को मैं एक बात बता ना ही भूल गया, सॉरी। टर्की में फहाशी भी बहुत होती है क्योंकि यहाँ की लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव या प्यारी होती हैं, मगर मजे की बात यह है क्लब गर्ल्स या भी होती हैं। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए बताना पड़ा है, फिर भी तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तुम लोगों के लिए किया। तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं आपसे नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में सब कुछ। तो अगर कभी आपको चांस मिले, टर्की को सिर्फ इंस्टाग्राम पर मत देखना। अगर आपको हमारा ये टर्की का सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ट्रैवल विद वकास को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, अगर आपको टर्की जाने का चांस मिले तो सबसे पहले कहां जाना पसंद करोगे? इस्तांबुल, कैपाडोकिया, पमुक्काले या टर्की के ब्यूटीफुल बीचेस? कमेंट करके बताओ। मैं हूं वकास और याद रखिए, दुनिया सिर्फ देखने के लिए नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।